नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमित शाह सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं? अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, मोदी साहब सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। विपक्ष को इस तरह का बैनर लेकर क्यों आना पड़ा कि अमित शाह संसद से गायब क्यों हैं? 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस की हिंसा से जुड़े ऐसे कौन से सवाल हो सकते हैं जिनके जवाब अमित शाह के पास नहीं है कि विपक्ष हर दिन बैनर लेकर उनसे पूछ रहा है गोली चलाने के आदेश किसने दिए? अमित शाह संसद से गायब क्यों हैं? क्या वाकई अमित शाह संसद से गायब हैं? विपक्ष को देखकर भाग रहे हैं? मैं किसी चीज से भागना नहीं चाहता। भागना मेरा स्वभाव ही नहीं है भाई। मैं किसी भी चीज से भागना नहीं। अगस्त 2023 में मणिपुर की हिंसा पर भाषण देते हुए अमित शाह ने ही कहा कि भागना उनका स्वभाव नहीं, और जुलाई 2026 में विपक्ष उन पर भागने का आरोप लगा रहा है। अमित शाह सदन में जवाब नहीं दे रहे। 20 जुलाई के दिन से राहुल गांधी समस्त विपक्ष अमित शाह से दिल्ली पुलिस को लेकर जवाब मांग रहा है। उनके पास जवाब है नहीं या देना नहीं चाहते। कांग्रेस ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह की एक पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल किया। उस वक्त की तस्वीर है जब अमित शाह को मीडिया किसी और फ्रेम में देखता था। गुजरात दंगे से लेकर फर्जी एनकाउंटर के आरोपों से अमित शाह घिरे रहते थे, जिनसे अब अमित शाह बरी हो चुके हैं। क्या इतनी पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल करना किसी माइंड गेम का हिस्सा रहा होगा? राहुल गांधी ने अमित शाह की जिस पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल किया, उसी तस्वीर को लेकर जम्मू कश्मीर बीजेपी की तरफ से यह पोस्टर जारी हुआ है। इसमें अमित शाह को आधुनिक भारत का चाणक्य कहा गया है, नक्सलवाद और धारा 370 खत्म करने वाला बताया गया है, और अब FCRA खत्म करने जा रहे हैं। लेकिन यह पोस्टर जम्मू कश्मीर बीजेपी की तरफ से क्यों जारी हुआ? बीजेपी इंडिया के हैंडल ने क्यों नहीं किया? अमित शाह पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी ने संबित पात्रा को भेजकर जवाब दिया और खामोश रह गई। क्या यह बात आपको पच रही है? राहुल गांधी ने अमित शाह को तथाकथित गृह मंत्री कहा है। कहा कि दिल्ली पुलिस की हिंसा की जिम्मेदारी उन्हें लेनी पड़ेगी। बच्चों पर गोली चली है, इस्तीफा देना पड़ेगा। I am very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. अमित शाह क्या विपक्ष के मनोवैज्ञानिक दबाव में आ गए हैं? मॉनसून सत्र में उल्टा होना चाहिए था। पिछले 3 महीनों में विपक्ष के लोकसभा और राज्यसभा के कुल 36 सांसद टूट गए। इनके पीछे अमित शाह को अगर आप क्रेडिट देंगे, हो सकता है मना भी ना करें। तो जो नेता विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक रूप से इतना हावी हो, उस नेता पर विपक्ष कैसे हावी हो गया है? अमित शाह विपक्ष के सामने क्यों नहीं आ पा रहे हैं? लगता है विपक्षी दल अब सांसद और पार्टी तोड़ लेने के भय से बाहर निकल आए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी उन 20 सांसदों की तस्वीरों वाले पोस्टर पहनकर संसद परिसर में घूम रहे थे, जिन पर गद्दार लिखा है। पार्टी तोड़कर डराने की नीति अब हद से गुजर चुकी है। विपक्षी नेताओं ने इसकी चिंता छोड़ दी और बैनर लेकर अमित शाह को खोजना शुरू कर दिया। अमित शाह संसद से क्यों गायब है? विपक्ष ने अमित शाह से डरना छोड़ दिया है। विपक्ष के साथ साथ जेनजी ने भी समझ लिया है कि डर का केंद्रीय चेहरा अमित शाह है। इसीलिए जंतर मंतर पर बहुत सारे पोस्टर और स्लोगन अमित शाह को लेकर दिखे, और उन्हें इन पोस्टरों में डर का चेहरा ही पेश किया गया और उस डर को नकारने की कोशिश दिखाई देती है। राहुल गांधी ने उन्हें तथाकथित गृहमंत्री कहा है। अब गोदी मीडिया को बताना चाहिए कि कैसे अमित शाह सो कॉल्ड होम मिनिस्टर नहीं है। हम जिस अमित शाह आ जाए, बट इनको बात समझ नहीं आ रही है। गुब्बारा फट गया है, फटाक से खत्म हो गया है, वो है ही नहीं। राहुल गांधी की राय हो सकती है कि अमित शाह की छवि का गुब्बारा फट गया है, लेकिन इतनी जल्दी अमित शाह को खारिज करने की गलती मत कीजिए। अमित शाह हल्के राजनेता नहीं है। यह और बात है कि उनकी ताकत सियासी जमीन से ज्यादा उन संस्थाओं से आती है जिन्हें झुकने के अलावा अब खड़े रहना नहीं आता। केंद्र की वो एजेंसियां जो गृह मंत्रालय के तहत हैं और ED, IT जैसी एजेंसियां जो वित्त मंत्रालय के तहत आती हैं।
विपक्ष को तोड़ने में, विरोधियों को डराने में इन एजेंसियों का रोल अमित शाह की अपनी सियासी ताकत से कहीं ज्यादा है। क्या इन एजेंसियों के दुरुपयोग के अलावा हटाकर अमित शाह की अपनी सियासी शक्ति और उसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है? अगर दुरुपयोग को माइनस कर दें, तब आप अमित शाह को किस तरह के गृहमंत्री के रूप में देखते हैं या दिखाई देते हैं? कर्तव्य भवन में अमित शाह की कुर्सी के पीछे देश के पहले गृहमंत्री सरदार पटेल का भित्ति चित्र बना हुआ है। इसमें कोई बुराई नहीं कि गृहमंत्री की कुर्सी पर जो भी बैठता है भारत में सरदार पटेल जैसा होने की चाहत रखता है। लेकिन क्या अमित शाह सरदार पटेल के कद के आसपास भी पहुंच पाए हैं? जैसे ही आप गृहमंत्री के रूप में अमित शाह को देखते हैं, आपको नजर आता है 7 साल हो गए जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा पूरा नहीं कर पाए। जैसे ही आप इन दिनों ऊपरी असम में आई बाढ़ में आपदा प्रबंधन सिस्टम की नाकामी को देखते हैं, तब आप गृहमंत्री के रूप में अमित शाह की नाकामी को देखते हैं। संसद के पटल पर प्रचंड बहुमत से लैस अमित शाह ने पहले से निष्प्रभावी हो चुकी धारा 370 को कितनी आसानी से खत्म कर दिया, मगर उसी बहुमत से लैस जमीन पर जाकर मणिपुर की हिंसा को खत्म नहीं कर पाए। एक राज्य 3 वर्षों से अधिक समय से जल रहा है। अमित शाह एक गृहमंत्री के रूप में आपको कैसे दिखाई देते हैं? जाहिर है फेल है। गोदी मीडिया भी मणिपुर का जिक्र कर अमित शाह की वाहवाही नहीं करेगा, ना पूछ पाएगा कि मणिपुर में मास्टर स्ट्रोक क्यों नहीं चला, क्यों फेल हो गए चाणक्य। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। 2019 का उनका भाषण है। पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर पिछले 7 साल में अमित शाह ने क्या सोचा, क्या किया, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं। अप्रैल 2025 में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके पहले अमित शाह के ही कितने बयान हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कम हो गया या खत्म हो गया। पूरा देश आतंकी हमले से हिल गया। पहलगाम में सुरक्षा चूक हुई, इसे लेकर सवाल उठे। जाहिर है यह भी गृहमंत्री के रूप में अमित शाह का एक बड़ा इम्तहान था, जिसमें वे फेल साबित हुए थे। पहलगाम हमले की सूचना मिलते ही उसी दिन 5:30 बजे अमित शाह श्रीनगर रवाना हो गए और अगले दिन पहलगाम पहुंच गए। शायद उन्हें एहसास था कि सुरक्षा में सेंध लगी है, उनकी नाकामी हुई है, मगर यह भी दिखाना चाहते थे कि आतंकी हमले के बाद भी सब कुछ कंट्रोल में है और वे मौके पर पहुंच गए हैं। देश जानना चाहता था कि अमित शाह ने ही कहा था जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कमजोर हो गया। फिर पहलगाम से सुरक्षा कैसे हटी, क्यों हटाई गई, कैसे आतंकवादी गोली चलाकर आराम से वहां से निकल गए। इन सवालों से घिरे होने के बावजूद पहलगाम की घटना के 3 महीने बाद जब ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के समय गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा आए तो पूरे रौब और रुतबे के साथ आए। एक बार के लिए भी पीछे नहीं हटे, फ्रंट फुट पर आकर विपक्ष पर गरजते रहे। तब अमित शाह गृहमंत्री से ज्यादा राजनेता के रूप में बोल रहे थे। गृहमंत्री के रूप में अपनी नाकामी को छिपाते हुए विपक्ष पर पाकिस्तान परस्त होने के आरोप लगाते हैं और कांग्रेस के समय के आतंकी हमलों की गिनती से विपक्ष का मनोबल तोड़ने का प्रयास करते हैं। क्या किया आपने? जवाब दीजिए, क्या किया? लगा ही नहीं कि अमित शाह गृहमंत्री के रूप में फेल होकर आए हैं, बल्कि 2005 से 11 के बीच के आतंकी हमलों को गिनाने का क्या मतलब था। सवाल था पहलगाम में आतंकी कैसे आ गए। इस पर अमित शाह विपक्ष पर ही हमला बोल देते हैं। कोई घुस गया तो क्या हुआ? कोई घुस गया, वो बचेगा नहीं। यहाँ हम उसको या तो अरेस्ट करेंगे या तो एनकाउंटर में वो मारा जाएगा, बचेगा कोई। अब मान्यवर कल पूछते थे कहां से आए, कहां गए, किसकी जिम्मेदारी है? भाई जिम्मेदारी हमारी ही है, हम सरकार में हैं, हमारी ही जिम्मेदारी। मगर मैं पूछता हूं जब आप सरकार में थे तब क्या क्या हुआ था, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? विपक्ष उसी जिम्मेदारी की बात उन्हें याद दिला रहा है कि दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरता की, पैलेट गन से लेकर गोली चलाने की खबरें आईं, उसके आदेश किसने दिए, किसकी जिम्मेदारी थी,
तो अमित शाह उसी तेवर के साथ सदन में या संसद परिसर में क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? प्रदर्शन में शामिल होने वाली लड़कियों को, बच्चों को पुलिस परेशान ना करे, यही आदेश देते हुए गृहमंत्री अमित शाह क्यों नहीं नजर आते हैं? राहुल गांधी ने इन घटनाओं को संज्ञान में लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह तक को चेतावनी दी है कि बच्चों को उनकी हड्डियां तोड़ने के बाद पुलिस परेशान कर रही है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इस वीडियो में गृहमंत्री अमित शाह के पहले के तेवरों की तरफ लौटकर समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस नेता को आगे बढ़कर हमला करने के लिए जाना जाता है, उस नेता के बारे में विपक्ष बैनर लेकर कैसे घूम रहा है कि अमित शाह संसद से गायब हैं। And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars with the Home Minister sitting inside the car. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. उनको शर्म आया क्या नहीं मुझे मालूम है। जो मुझे शर्म आया, अरे मेरे विद्यार्थी जो गांव-गांव से आए, स्टेट से आए, उन बच्चों को पैलेट्स का यूज करके उनको मार रहे हैं और हॉस्पिटल में गिरे हैं। किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा, इसका जिम्मेदार कौन है? जैसे ही बीजेपी ने ऐतराज किया, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात में सुधार कर लिया, मगर बीजेपी ने उस तरह से ऐतराज नहीं किया जिसके लिए जानी जाती है। जेपी नड्डा ने कहा, खड़गे से निवेदन किया जा रहा है कि भावावेश में आकर असंसदीय शब्दों का प्रयोग ना करें। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को हम शांति से सुन रहे हैं और प्रजातंत्र में शांति से सुनना ये हमारी जिम्मेवारी है सरकार की। लेकिन मेरा निवेदन है लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कि वह तर्क के साथ भावावेश में ना आए और भावावेश में ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो असंसदीय है। अभी जो उन्होंने एक वाक्य यूज किया वह असंसदीय है, उसे कार्रवाई से निकालना चाहिए और आगे भी आप भावनाओं में ना आए। सर, मैं कभी अनपार्लियामेंट्री वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। मैंने यही कहा, हम बोले तो जनशक्ति, जन, लोग, विद्यार्थी, महिला, ये लोग कम से कम आके सदन में बैठो, बोलो, सुनो, रिप्लाई दो। इडियट कहने पर राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी ने जिस तरह से हमला किया, खड़गे के बयान को लेकर जेपी नड्डा के तेवर वैसे नहीं थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमित शाह का बचाव खुद अमित शाह नहीं कर रहे हैं, उनकी जगह कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह कर रहे हैं और उनके ही बयान को बीजेपी मुख्यालय से संबित पात्रा दोहरा रहे हैं। गोली नहीं चलने के बयान पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। यह निर्णय देश के गृह मंत्री नहीं लेते हैं, वहीं मौजूद मजिस्ट्रेट लेते हैं। तो गोली चली नहीं, किसी ने गोली चलाने का हुक्म नहीं दिया और लोकल मजिस्ट्रेट मौजूद होते हैं। यह सब विषय नेता प्रतिपक्ष को मालूम होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने भी निर्णय नहीं लिया था कि पेपर चोरों को पेपर देना है, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। संबित पात्रा के तर्क के हिसाब से तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। अमित शाह इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, लेकिन जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? यहां उनके पीछे सावरकर और चाणक्य की तस्वीर है। आईटी सेल और गोदी मीडिया अमित शाह को चाणक्य की तरह पेश करता रहा है और लगता है अमित शाह भी खुद को चाणक्य की तरह दिखना पसंद करते हैं। यह पोस्टर पिछले साल बीजेपी के ट्विटर हैंडल से जारी हुआ, जिसमें अमित शाह को नए भारत का चाणक्य बताया गया है। बीजेपी की चुनावी रैलियों में भी उनका चाणक्य कहकर स्वागत होता है। सवाल है, तमाम चुनावी जीत क्या फ्री एंड फेयर है? आज चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं। बंगाल में 27 लाख लोगों को
वोट नहीं देने दिया गया, उनका मताधिकार छीन लिया गया। उनके लिए गृहमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। एसआईआर से कितने घुसपैठिए पकड़े गए, चुनाव आयोग ने अभी तक कोई आंकड़ा नहीं दिया, मगर अमित शाह चुनाव भर एसआईआर को घुसपैठ से जोड़ते रहे। मुद्दा बनाकर भले अमित शाह चुनाव में सफल हो रहे थे, मगर गृहमंत्री के रूप में फेल भी हो रहे थे, क्योंकि एसआईआर से घुसपैठिया अभी तक नहीं पकड़ा गया है। कुछ बिहार की शांति को ये दिल्ली के गुंडे खा गए हैं, घुसपैठिए को खुली छूट दी है। मैं आज कहकर जाता हूं, भाइयों बहनों, 5 तारीख को भाजपा सरकार बना दो, चुन चुन कर घुसपैठिए को बाहर निकालने का काम हम। अभी तो चुनाव आयोग ने सिर्फ मतदाता सूची से निकाला है, भारत की भूमि पर से उनको निकाला जाएगा। दिक्कत यह है कि हम और आप अमित शाह को गृहमंत्री के रूप में कम देखते हैं। कई बार लगता है अमित शाह भी खुद केवल गृहमंत्री के रूप में नहीं देखते। मीडिया और गोदी मीडिया के विमर्श में अमित शाह को मोदी सरकार के डर के मॉडल का केंद्रीय चेहरा बताकर पेश किया जाता है। किसी भी नेता को डर की ऐसी छवि से इनकार करना चाहिए, मगर अमित शाह को ऐसा करने के लिए उन पुलिस अफसरों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा जिन्होंने फर्जी मुकदमों के तहत नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों को अरेस्ट किया, यूएपीए लगाया और जेल में डाला। फर्जी मामलों में छापे डालकर जेल भिजवा देना किसी नेता के शक्तिशाली होने के मूल्यांकन का आधार नहीं हो सकता, यह उसकी कमजोरी का कारण हो सकता है। मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता ने न्यूज क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और रिमांड को कानून की नजर में अवैध बताया। क्या अमित शाह ने बतौर गृहमंत्री एक संपादक को अवैध रूप से अरेस्ट करने के लिए किसी पुलिस अफसर के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया? आज तक नहीं ले सके और ना कभी ले सकते हैं। इसी साल मई में दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग की एफआईआर और ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस को रद्द कर दिया और कहा कि इनके खिलाफ कोई मामला ही नहीं बनता। इस देश में किसी को भी आप फर्जी मामलों में फंसाकर गिरफ्तार कर सकते हैं, उसका मकान गिरा सकते हैं, उसके मन पर भय की छाप छोड़ सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसके लिए आपको गृहमंत्री अमित शाह होने की कोई जरूरत नहीं है। भारत की सरकारी संस्थाओं में मध्यम स्तर से लेकर ऊपरी स्तर के अधिकारी रोजाना ये काम करते हैं। अनगिनत पुलिसकर्मी और अफसर रोज किसी ना किसी को फंसा रहे होते हैं, फर्जी मामले में अरेस्ट कर रहे होते हैं। गनीमत है कि अदालत उन मामलों में राहत दे देती है, मगर तब तक बहुत देर हो जाती है। आप इस एक सवाल से गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व का मूल्यांकन कीजिए। दिल्ली पुलिस सीधे उनके मातहत आती है। क्या दिल्ली पुलिस की पेशेवर गुणवत्ता बढ़ी है, बेहतर हुई है, या पहले से उसकी साख खराब हो गई है? प्रदर्शन में शामिल बच्चों के घर पुलिस जा रही है, पुलिस के सामने गुंडे बच्चों को मार रहे हैं, इसके वीडियो वायरल हैं और उन वीडियो में पुलिस कुछ नहीं कर रही। जबकि अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता के नए बिल पेश करते समय यह भरोसा दिलाया था कि पुलिस स्टेट नहीं बनेगा। पुलिस स्टेट बन जाएगा। कोई पुलिस स्टेट हमारे शासन है तब तक नहीं बनेगा। मैं पूरे सदन को आश्वासन देना चाहता हूं, पुलिस स्टेट से बाहर आने के लिए कानून आए हैं, पुलिस स्टेट बनाने के लिए ये कानून नहीं आए। क्या अमित शाह हमेशा से ऐसे ही रहे? विपक्ष सवाल पूछ रहा हो और जवाब नहीं दे पाते हो? ऐसा नहीं, बल्कि कई मौकों पर उन्होंने कहा है चाहे रात भर रुकना पड़े वे सभी के सवाल सुनेंगे और सभी को जवाब देंगे। ऐसा किया भी है उन्होंने। अगस्त 2019 में नागरिकता बिल पेश करते समय अमित शाह के भाषण में आपको आत्मविश्वास और आक्रामकता दोनों नजर आएंगी। उसी आक्रामकता का इंतजार इस बार भी विपक्ष कर रहा है, बैनर लेकर खोज रहा है अमित शाह संसद से गायब क्यों हैं। अभी भी किसी के मन में संशय है, प्लीज आपके वक्तव्य के अंदर जरूर सदन के पटल पर रखेगा। मैं एक शब्द चुराए बगैर, एक सांसद को चुराए बगैर हर एक का बहुत डिटेल में जवाब दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा दायित्व है कि विपक्ष के भी सारे सांसदों के सवाल का जवाब देना और इसको जस्टिफाई करना। विपक्ष के सारे सांसदों के सवालों का जवाब देना और जस्टिफाई करना अमित शाह अपना दायित्व मानते रहे हैं। क्या इस बार उनका दायित्व नहीं बनता
कि दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के दिन जो किया उसके बारे में विपक्ष के सवालों के जवाब दे दें। इस बार विपक्ष के पास ऐसे कौन से सवाल हैं जिनके जवाब गृह मंत्री अमित शाह के पास नहीं हो सकते। आप भी नोट कीजिएगा, अमित शाह जवाब तब देते हैं जब वे गृह मंत्री के रूप में कम, राजनेता की तरह ज्यादा नजर आते हैं, यानी ऐसे बिल के साथ जो उनकी विचारधारा के रंग से रंगा होता है, तब उनके तेवर काफी अलग होते हैं। नागरिकता बिल पर अमित शाह का भाषण सदन के भीतर और बाहर आक्रामक था। उसकी भी सच्चाई यह है कि 2019 में नागरिकता बिल पास होने के बाद भी उसके नियमों को लागू करने में जनवरी 2024 आ गई। इस कानून के तहत आज भी ठीक ठीक कितने लोगों को नागरिकता मिली, इसका ठोस आंकड़ा नहीं। कभी बताया जाता है पश्चिम बंगाल में 19,000 लोगों को नागरिकता मिली, तो असम के बारे में सरकार का आंकड़ा सिर्फ 6 लोगों को नागरिकता देने का मिलता है। मीडिया रिपोर्ट में किरण रिजिजू संसद में बता चुके हैं कि सिख समुदाय के 337 लोगों को नागरिकता दी जा सकी है। इस कानून को जब लाया गया तब ऐसा बर्ताव किया जा रहा था जैसे लाखों लोग नागरिकता लेने की लाइन में खड़े हैं और आज ही इस कानून को पास करना जरूरी है। घुसपैठ के नाम पर भूत खड़ा किया गया, जैसे लाखों घुसपैठिए भारत में घूम रहे हैं, लेकिन कितने घुसपैठियों की पहचान, कितनों को वापस भेजा गया, इसे लेकर भी ठोस आंकड़ा नहीं। असम में 1600 करोड़ खर्च कर एनआरसी करवाने के बाद भी फिर से एनआरसी करवाने की बात होती रहती है। संसद में अमित शाह गरज कर कहा करते थे पूरे देश में एनआरसी होगी और असम में फिर से करवा रहे हैं। 2019 से 26 आ गया, आज तक जनगणना पूरी नहीं हुई, अगले साल तक पूरी होने के आसार हैं। एनआरसी करेंगे तब स्पष्टता के साथ इसी प्रकार से इसी सदन में एक भी शब्द छोड़े बगैर मैं सबको इसकी भी जानकारी दूंगा। इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मगर मानकर चलिए एनआरसी आने वाला है, एनआरसी बस। जनगणना का काम भी अमित शाह के मंत्रालय के अधीन आता है। इस लिहाज से भी आपको उनकी नाकामी दिखेगी। जब आप इस तरह के रिकॉर्ड के साथ गृह मंत्री अमित शाह को देखते हैं, तब आपको मजबूत नेता के आवरण में एक ऐसे गृह मंत्री दिखाई देते हैं जिनकी नाकामियां भी कम बड़ी और सीरियस नहीं है। 2023 में अमित शाह ने मणिपुर मामले पर विपक्ष द्वारा दिए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 2 घंटे 13 मिनट का भाषण दिया। मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के 2 घंटे 12 मिनट के भाषण का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो शास्त्री जी ने अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में दिया था। अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी भाषण दिया और अपने भाषण में अमित शाह के भाषण की तारीफ की। मणिपुर की स्थिति पर देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह ने कल 2 घंटे तक विस्तार से और बड़े धैर्य से रत्ती भर भी राजनीति के बिना सारे विषय को विस्तार से समझाया, सरकार की और देश की चिंता को प्रकट किया और उसमें देश की जनता को जागरूक करने का भी प्रयास था। उसमें इस पूरे सदन की तरफ से एक विश्वास का संदेश मणिपुर को पहुंचाने का इरादा था। उसमें जन सामान्य को शिक्षित करने का भी प्रयास था। एक नेक ईमानदारी से देश की भलाई के लिए और मणिपुर की समस्या के लिए रास्ते खोजने का एक प्रयास था। भाषण की तो तारीफ हो गई, लाल बहादुर शास्त्री का रिकॉर्ड भी टूट गया, मगर मणिपुर में हालात तो नहीं बदले। शायद यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की हिंसा और बर्बरता को लेकर बतौर गृहमंत्री अमित शाह जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि तब उन्हें सदन में गृहमंत्री के रूप में बोलना पड़ेगा। मणिपुर में फेल होना कम गंभीर नहीं है, मगर जिस दिल्ली में बैठते हैं, जहां कर्तव्य भवन है, गृह मंत्रालय है, जिसके अधीन दिल्ली पुलिस है, वहां 2-2 बार नाकाम होना, घिर जाना, यह बहुत बड़ी बात है। 2019 में जब दिल्ली में भयंकर दंगा हुआ, गृहमंत्री अमित शाह की नाकामी थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली में दंगे हो रहे हैं, लेकिन बहुमत थी और जनता धर्म के नशे में डूबी हुई थी। इस कारण अमित शाह सवालों से बच गए। नागरिकता कानून के विरोध में जो आंदोलन हुए और उस आंदोलन के साथ जो हिंसा हुई, तब भी पुलिस को लेकर बहुत सवाल हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को पूर्वी दिल्ली जाकर लोगों को समझाना पड़ा। दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बदल दिया गया। इस बार भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बदला गया। फिर भी दिल्ली में पुलिस पर इतने सवाल उठे। हो सकता है इसी वजह से अमित शाह सदन में नहीं आ रहे हैं। अमित शाह हैं, आज भले नजर नहीं आ रहे हैं। क्या वो किसी और तैयारी में हैं?
अमित शाह को इतना तो समझ आया होगा कि विपक्ष ने उनसे डरना बंद कर दिया है। अब अमित शाह को समझना है कि उन्होंने कहीं विपक्ष से डरना शुरू तो नहीं कर दिया है। बात सिर्फ इतनी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।